नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड जीके एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आईएएस राठौड़ और आज हम देख रहे हैं राजस्थान की जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है उसके प्रथम पेपर का जो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख नेता है, इसके अंदर हम सेकंड वीडियो आज देख रहे हैं। जो पहला वीडियो था वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो द्वितीय या दूसरा वीडियो है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, लगातार हम इन पर वीडियो बनाएंगे अभी, और अगले जो आने वाले समय में जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता हैं वो सभी कंप्लीट करेंगे हम। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि हर एक नेता की, हर एक व्यक्ति का जीवन काल से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सभी इसमें शामिल की जाए प्रत्येक वीडियो में, ताकि हमारा कुछ भी सिलेबस बाकी ना रहे। तो करते हैं स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पर जो फोटो दिख रहा है देखें आप, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनके बारे में, इनके जन्म से लेके इनके अध्ययन से लेके अंत तक सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनके जन्म के बारे में बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो देखिएगा आप, इनका जन्म है 27 जून 1838 ईस्वी को। और कहाँ हुआ, तो उत्तरी 24 परगना जो है कांठलपाड़ा बंगाल में, यहाँ इनका जन्म होता है। उत्तरी 24, ये 24 शब्द याद रख लेंगे आप तो भी आपको थोड़ा सा मदद मिलेगी इसमें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। उसके बाद बात करते हैं इनके माता पिता के बारे में। तो देखिए, माता पिता में दुर्गा देवी माता है, माता का नाम दुर्गा देवी, और पिताजी जो हैं वो यादव चंद्र चट्टोपाध्याय, ये माता पिता हुए दोनों। उसके बाद में इनकी पत्नी तो राजलक्ष्मी देवी। कहा यह जाता है दोस्तों कि एक बार इनकी बाल्यावस्था में शादी हो जाती है 11-12 वर्ष की उम्र में, और जो उनका निधन हो जाता है पत्नी का, जो बाल्यावस्था में शादी होती है। उसके बाद में राजलक्ष्मी देवी, इनसे शादी होती है। तो पत्नी राजलक्ष्मी देवी ही है, क्योंकि वो इनकी जो शादी है वो बाल्यकाल में हो जाती है और वो सफल नहीं रहती है। तो ये इनकी वापस जो शादी होती है राजलक्ष्मी देवी से। ब्राह्मण जो वंश है, ब्राह्मण जाति, और क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए आप विशेषताओं में दोस्तों हम देखेंगे तो एक कवि भी रहे, लेखक रहे, निबंधकार रहे, पत्रकार रहे, व्याख्यानकार रहे, उपन्यासकार रहे, राष्ट्रीय नेता। तो आप देखिए एक व्यक्ति की कितने आप देख सकते हैं इनके अंदर क्षमता। आप देखें तो कवि हैं, लेखक हैं, निबंधकार हैं, पत्रकार हैं, व्याख्यान इन्होंने दिए, उपन्यास लिखे, और उपन्यास इन्होंने कई लिखे हैं। एक उपन्यास की बात नहीं है, हम देखेंगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे उपन्यास और इनकी जो रचनाएं उनके बारे में, तो आपको लगेगा कि इन्होंने बहुत सारी उपन्यास लिखे। और भाषा विशेषकर बांग्ला और अंग्रेजी थी। अंग्रेजी भाषा से इन्होंने, इनका एक बाद में स्कूल में कुछ घटना होती है तो इनके चिढ़ हो जाती है, और ये अधिकतर फिर साहित्य बांग्ला भाषा में ही लिखते हैं, इसलिए इनको बंग साहित्य का भागीरथ भी कहा गया है। ये एक शब्द आप ध्यान रखें, बंग यानी कि बांग्ला जो भाषा है, बंग साहित्य का भागीरथ किसे कहा गया, बंग साहित्य का भागीरथ किसे कहा गया, तो भागीरथ किसे कहा गया है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी को बंग साहित्य का भागीरथ। ये प्रश्न आप अच्छे से ध्यान रखें, बंग साहित्य का भागीरथ किसे कहा गया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी को कहा गया। उसके बाद दोस्तों बात करें इनके आगे, एक रचना है और विस्तृत हम बात करेंगे, वंदे मातरम, जो कि कालजयी, जो कि अमर रचना हो गई एक तरह से, तो उसके रचयिता हैं, वंदे मातरम के रचनाकार हैं, ये रचयिता हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा कलकत्ता में जो हुगली में मोहसिन व प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये दो कॉलेज के आपको नाम याद रखने हैं, मोहसिन व प्रेसिडेंसी कॉलेज से इनकी शिक्षा होती है कॉलेज की। और जो प्रारंभिक शिक्षा वो मेदिनीपुर से होती है, लेकिन उसके बाद की जो शिक्षा है वो यहाँ से होती है। और प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास करने वाले ये प्रथम भारतीय हैं, ये भी आप ध्यान रखें। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास करने वाले, बीए पास करते हैं वो, ये प्रथम भारतीय हैं। रेजिडेंसी कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आप थोड़ा सा मेन चीज़ें हैं उनको ध्यान रखें। उसके बाद में 1857 में इन्होंने बीए पास किया था, और
उसके बाद कानून की डिग्री 1869 में इनको कानून की डिग्री हासिल होती है, और जैसे डिग्री हासिल होती है इनको डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त किया जाता है। डिप्टी मजिस्ट्रेट पद पे ये आप ध्यान रखें कि इनकी जो शिक्षा पूर्ण होने के बाद में किस पद को ऑफर किया जाता है इनको, तो डिप्टी मजिस्ट्रेट पद को ऑफर किया जाता है, उस पर कार्य करते हैं। और सरकार है अंग्रेज सरकार, वो इनको राय बहादुर और CIE की उपाधि भी प्रदान करती है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कौन सी उपाधि प्रदान की जाती है, तो राय बहादुर की उपाधि प्रदान की जाती है, CIE की उपाधि प्रदान की जाती है इनको। ये दो उपाधियाँ इनको दी गई, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं इनकी प्रथम प्रकाशन जो रचना है वो कब प्रकाशित होती है, कौन सी प्रकाशित होती है, तो राजमोहन वाइफ, राजमोहन की वाइफ, और ये अंग्रेजी में थी, तो इसको बहुत ज़्यादा एक वो नहीं मिला है, सपोर्ट नहीं मिला अंग्रेजी में होने के कारण। भारतीय जो समाज है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद के जो उपन्यास हैं वो इनके बहुत बंगला जो भाषा में इन्होंने लिखा है बंग साहित्य में, तो वो बहुत प्रसिद्ध हुए। तो फिर प्रमुख उपन्यास कौन से थे, तो ये एक तो आप प्रथम और अंतिम किसी भी चीज़ का ये तो ध्यान रखें ही रखें कि प्रथम अंतिम और एक कोई फेमस चीज़ है, यदि तो किसी भी, चाहे ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी पढ़ रहे हैं हम चट्टोपाध्याय, या और कोई नेता पढ़ रहे हैं, या किसी भी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रथम अगर कोई चीज़ है, अंतिम कोई चीज़ है, कोई एक विशेष जो चीज़ है, तो उनको तो हमें याद रखना ही है। तो दुर्गेश नंदिनी करके उपन्यास था उनकी 1865 में। तो ये अपने आप में प्रश्न बन जाता है कि जो प्रमुख उपन्यास है वो कब, दुर्गेश नंदिनी कब इन्होंने लिखा था, तो 1865 में। फिर कपाल कुंडली करके सेकेंड 1866 में, 65 के बाद 66 में। फिर 1872 में इन्होंने बंग दर्शन मासिक पत्रिका है ये शुरू करी थी, और इसी के अंदर इन्होंने एक उपन्यास है जिसका नाम है विष वृक्ष, विष वृक्ष ये उपन्यास है। लेकिन इस उपन्यास की थोड़े थोड़े पार्ट करके इन्होंने बंग दर्शन मासिक पत्रिका 1872 में जो पत्रिका इन्होंने शुरू करी बंग दर्शन, इस पत्रिका के अंदर 73 से 1873 से इन्होंने बंग दर्शन अपने विष वृक्ष जो उपन्यास है उसके भाग प्रकाशित करने, धीरे धीरे कड़ियाँ बोलते हैं हम, एक एक कड़ी, वो कड़ी प्रकाशित करनी शुरू कर दी थी। तो ये ध्यान रखें आप, पहले दुर्गे नंदिनी, कपाल कुंडला, इनको ध्यान रखें। उसके बाद में बंग दर्शन के अंदर इन्होंने किस उपन्यास को प्रकाशित शुरू किया, तो विष वृक्ष को शुरू किया। फिर दोस्तों एक आनंद मठ करके ये भी उपन्यास आपको याद रखना ही है, 1882 में रचित थी, ये देशभक्ति उपन्यास है। इसमें क्या किया था इन्होंने, सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया था। इसके अंदर सन्यासी विद्रोह का जो है वर्णन होता है, तो ये देशभक्ति उपन्यास था आनंद मठ। और जो वंदे मातरम गीत की इन्होंने रचना करी थी, बाद में इस वंदे मातरम गीत को इन्होंने आनंद मठ में ही शामिल किया, यानी 1882 में जो आनंद मठ उपन्यास इन्होंने रचना करी, इसके अंदर ही वंदे मातरम को सम्मिलित कर दिया। हालांकि वंदे मातरम इन्होंने अलग लिखा था। कब लिखा था, देखिए वंदे मातरम की जो रचना है, ये रचना होती है 7 नवंबर 1876 को। 1876 को वंदे मातरम की रचना होती है, 1876 को। लेकिन 1882 में इसको इन्होंने आनंद मठ में शामिल कर लिया। तो ये अलग अलग चीज़ हुई, वंदे मातरम लिख लिया गया था लेकिन इसको उसके अंदर शामिल कर लिया इन्होंने, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं आगे, इसको प्रथम बार कब गाया गया, वंदे मातरम का उपयोग कब किया गया, तो 1896 में कलकत्ता जो अधिवेशन है उस अधिवेशन के अंदर इन्होंने वंदे मातरम को प्रथम बार वहाँ पर गाया गया है। यानी कि 1800 इनकी जो रचना है ये यहाँ पहली बार गाई गई, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि ये एक वंदे मातरम के साथ ये भी अमर हो गए, और ये इनकी ये रचना आगे जाकर बिल्कुल जो कालजीवी बोलते हैं, जो कि जब तक देश है तब तक वंदे मातरम आगे चलता ही जा रहा है। तो ये वंदे मातरम बिल्कुल अमर रचना हो गई इनकी। इसके अलावा आगे बात करें हम तो उपन्यास में तो देवी चौधरानी, चंद्रशेखर, मृणालिनी, कमला कांतरे दफ्तर, रजनी, कृष्णकांत का वश्यतनामा, राजसिम्हा, इंदिरा, और लास्ट फिर मैंने आपको बोला था कि प्रथम और अंतिम की बात करें, तो अब अंतिम की बात करें तो 1866 में 1886 के अंदर अंतिम रचना इनकी सीताराम। देखिए आप, सीताराम अंतिम जो है रचना वो सीताराम रचना है इनकी, तो ये रचना है। उसके पहले आपको
आपको बता दिया मैंने, प्रथम रचना और अंतिम रचना तो आपको बिल्कुल से याद करनी, और जो कालजयी रचना एक तरह से आनंद मठ जिसके अंदर वंदे मातरम को इन्होंने शामिल कर दिया, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद में और कुछ साहित्य थे, धार्मिक साहित्य, तो कृष्ण चरित्र, धर्म तत्व, देव तत्व, इस तरीके से ये भी साहित्य इन्होंने लिखे। और 8 अप्रैल 1894 को कलकत्ता के अंदर ही इनका निधन हो जाता है, बंगाल में 1894, 8 अप्रैल, ये आप ध्यान रखें। तो मुख्य मुख्य बातें क्या हो गई, एक इनके जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता पिता की बात करें, माता पिता, पत्नी, इनकी बहनें भी थी, 3 बहनें हैं, तो माता पिता हो गई, पत्नी हो गए। उसके बाद इनकी शिक्षा की बात करें। अब आपको खुद भी यदि आप ये पूर्ण रूप से सब चीज़ें हमने देखी है तो आपको लगेगा कि जो मैटर है वो ज़्यादातर इनके उपन्यास या साहित्य का अधिक मात्रा में है। तो कहीं ना कहीं जो साहित्य है वो प्रश्न आपके बन सकते हैं या बनने चाहिए, या साहित्य ही का जो आनंद मठ है वो तो कई एग्जामों में आए हुए हैं। आनंद मठ की और वंदे मातरम की बात करें तो कहीं एग्जामों में, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे बाहर के हों, तो उसमें ये आए हुए हैं। तो जो मुख्य मुख्य जानकारियाँ थी और जो विस्तृत टू द पॉइंट जानकारी थी वो इस वीडियो में शामिल की गई है। दोस्तों यदि आप यही वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक्स मिलेगी, आप वहाँ से अपने जो पसंदीदा टॉपिक्स हैं उन पे जाके आप अपने वीडियोस देख सकते हैं। यदि ये जानकारी आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए लाभप्रद हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।